गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान, इसमें भूगोल में अध्ययन करेंगे आप लोग। भूगोल का प्रथम अध्याय है मानचित्र। मानचित्र क्या है? आप कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि हम मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मानचित्र को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र वह है जो किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी जगह हो, किसी भी वस्तु हो, उसको पैमाने के माध्यम से हम छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी को ही हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में 10 दिशा का निर्धारण आवश्यक होता है। बिना दिशा के हमको किसी भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए ये पैमाने के माध्यम से बनाया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है पैमाने के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। मानचित्र को बनाते समय हम देखेंगे पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसमें पैमाने में 1000 अगर किलोमीटर रहेगा उसको 1 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। जैसे आप स्केल पकड़ते हो तो स्केल में आप बनाते हो, तो बनाने के समय में आपको लगता है कि ये इतने 15 मीटर है, तो आपका 15 मीटर का कागज़ तो नहीं होता, वो होता है 15 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार से ये मानचित्र को बनाने के समय हम पैमाने का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं दिशा का निर्धारण। दिशा का निर्धारण किस प्रकार से होता है? मानचित्र को बनाते समय हम हमेशा उत्तर दिशा को ऊपर की ओर रखते हैं और दक्षिण दिशा नीचे होता है। इसमें देखेंगे, जब मानचित्र अगर आपको कोई पूछता है कि आज सूर्य कहाँ से निकलता है, तो आप क्या करोगे? पूर्व दिशा से। और कहाँ अस्त होता है? तो पश्चिम दिशा में। तो उसी प्रकार से बच्चों, इसमें जब दिशा का निर्धारण किया जाता है, मैं उदाहरण के स्वरूप भारत का नक्शा में आपको समझाती हूँ। इसमें दिशा का निर्धारण करते हैं तो ये यहाँ पर केंद्र रहता है और इसमें हम दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व करके दर्शाते हैं, जो कि बीच बीच में केंद्र में, जो बीचों बीच केंद्र में समकोण बनाता है या फिर कोण बनाता है। और उसी के आधार पर हम किसी क्षेत्र को दर्शाते हैं, जैसे पाकिस्तान है या फिर नेपाल है या फिर ये है, तो दिशा का निर्धारण के आधार पर हम इसको बोलेंगे कि ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, ये उत्तर पूर्व में है। अगर इधर पे रहेगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम इसको दर्शाने के समय में बोलेंगे कि ये दक्षिण पूर्व में है, ये दक्षिण पश्चिम में है। तो केंद्र मानकर इसको हम इसका अध्ययन करते हैं। अभी जो हमारे पास जो नक्शा है, ये पैमाने के माध्यम से बनाया हुआ नक्शा है। और जो प्राचीन काल में जो नक्शा बनाए जाते थे, वो प्राचीन काल में नक्शे में कोई भी पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता था, इसलिए उनका कोई भी दिशा का निर्धारण नहीं हुआ था। आप इसमें पढ़ोगे कि अल इद्रिश के आधार पर यहाँ पर जो नक्शा बनाया गया था, नक्शा नक्कारियों ने जो नक्शा बनाया था, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी, क्योंकि उस समय उसका दिशा का निर्धारण नहीं होता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम देखते हैं ना कि कुआं में जिस प्रकार से मेंढक होता है, वो सोचता है कि मेरी दुनिया इतनी ही है, उसी प्रकार से वो पहले के लोग सोचते थे कि हमारे आसपास जितना क्षेत्र है, खाली हमारी दुनिया इतनी ही है। उसके बाद में जो या दूर में जो स्थान होता था, उसके बारे में वे नहीं जान सकते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे, पहले के नक्शे में और अभी के नक्शे में बहुत अधिक अंतर होता था। हम मानचित्र का जब उपयोग करते हैं, तो मानचित्र के उपयोग में किसी भी क्षेत्र या दिशा को निर्धारित करने के लिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऋण चिन्ह में एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है। जिस प्रकार से देखोगे, आप किसी भी क्षेत्र को दर्शाना है, या फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में धान की फसल बहुत अधिक होती है, तो धान की फसल के लिए अलग से ऋण का चिन्ह बनेगा और वो ऋण के चिन्ह को हम उस क्षेत्र में दर्शाएंगे। जिस प्रकार से लोहा किसी क्षेत्र में अगर अधिक होता है, या फिर जैसे आप लोग 5वीं या 6वीं में ऋण चिन्ह पढ़े होंगे, रेलवे लाइन है,
पक्की लाइन है, कच्ची सड़क है, कुआं है और विभिन्न प्रकार के इसमें का रोड चिन्ह बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें रोड चिन्ह का उपयोग करके हम नक्शे में निर्धारित करते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पर पाई जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे नक्शा कितने प्रकार के होते हैं। नक्शा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक नक्शा और एक होता है राजनीतिक नक्शा। प्राकृतिक नक्शा में हम भूमि की उच्च अवध, जिसको हम भौतिक नक्शा भी कहते हैं, उसमें किसी भी क्षेत्र की उच्च अवध जैसे प्राकृतिक चीज़ों को विभिन्न दर्शाया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाने के लिए हम देखते हैं ना, वहाँ की वनस्पति है, वहाँ की भूमि है, वहाँ पर कौन से सागर है, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, वहाँ पर कौन सा पठार है, ये सारी चीज़ों को हम प्राकृतिक नक्शा के माध्यम से दर्शाते हैं। और राजनीतिक नक्शा में हम जैसे भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य को हम उसमें दर्शाते हैं कि 29 राज्य इसमें दिया गया है। तो 29 राज्य राजनीतिक नक्शे के आधार पर पूरा उसमें खंड खंड बना रहता है और उसके आधार पर हम भारत के नक्शे में राज्यों को दर्शाते हैं, वो राजनीतिक नक्शा कहलाता है। इस प्रकार से देखते हैं, इसमें देखेंगे इसमें जो पैमाना का दिशा का निर्धारण होता है, पैमाने का उपयोग करते हैं या फिर उसे क्या बोलते हैं रूढ़ चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ एक तो है कि नक्शा को बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है कि किसी भी नक्शे को बनाते समय, चाहे आप राजनीतिक नक्शा बनाओ चाहे आप प्राकृतिक नक्शा बनाओ, इसमें आपको ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप राजनीतिक नक्शा बनाते हो तो राज्य के आधार पर उसके खंड खंड जो होते हैं राज्य में, उसमें जो रंग भरते हो आप, रंग तो पूरे बगल में जो नक्शा भरा रहता है वो नक्शे में मतलब जो बगल के राज्य पड़ोसी राज्य होते हैं उस राज्य में आपका नक्शे का जो रंग होता है वो मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमको उसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा राज्य कौन सा है और कौन सा राज्य दूसरा है ना। तो इसमें रंग का प्रयोग करते समय हमको विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, उसमें कौन कौन से कलर भरने चाहिए ये। और एक चीज़ है इसमें है कि नक्शा को बनाते समय हमको रूढ़ चिन्ह का जो उपयोग करते हैं, हम रूढ़ चिन्ह में भी उपयोग करने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग रूढ़ चिन्ह के माध्यम से करना चाहिए। पैमाने के आधार पर जो नक्शा रहता है उसका ही उपयोग करना चाहिए ताकि हमको उसके क्षेत्रफल के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर हम नक्शे के बारे में पढ़ते हैं तो नक्शा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। आपकी पुस्तक में देखोगे कई सारे विभिन्न क्षेत्र दिए होंगे जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र कितने दूरी पर, कौन सा क्षेत्र कितनी दूरी पर बसा हुआ है या दोनों क्षेत्र में कितने किलोमीटर का अंतर होता है। तो एक विशेष प्रकार से देखेंगे हम जहाँ रहते हैं वो है दुर्ग से रायपुर क्षेत्र है, जो वहाँ की ऊंचाई कितनी है, लगभग 300 मीटर की ऊंचाई है। उसी प्रकार से यहाँ पर महानदी का उद्गम क्षेत्र कितना है, वो है 200 उद्गम क्षेत्र जहाँ कितनी ऊंचाई से ये बहती है तो ये है लगभग 216 मीटर के क्षेत्र से बहती है। महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे नेपाल है, राजस्थान है और पंजाब है, हरियाणा है। आपकी कॉपी में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से उसको पढ़ के उसको समझ के उसको आप याद करेंगे ताकि आप परीक्षा के लिए तैयार हो सके। आपका पहला अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में दिया हुआ है, वो चाहे वो छोटा प्रश्न हो चाहे वह बड़ा प्रश्न हो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी पुस्तक में जो पाठ दिया हुआ है वो पाठ को बहुत अच्छे तरीके से याद पढ़ेंगे ताकि आप छोटे से छोटे प्रश्न का भी उत्तर आसानी से बना सको। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे जो प्राचीन काल में जो नक्शा बना हुआ था उस नक्शे को किस प्रकार से बनाया जाता था। उस समय के जो लोग होते थे वे नक्शा, पहले का जो मानचित्र देखा होगा आपने भारत का, उसमें अलग से दिखाई देता है कि उसका क्षेत्रफल बिल्कुल जैसे अभी है वैसे नहीं है बल्कि थोड़ा सा अलग है।
अभी के मानचित्र और पहले के मानचित्र में बहुत अधिक अंतर था, क्योंकि पहले बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल थे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे क्षेत्र। इसके कारण से इसका नक्शा में अंतर दिखाई देता था। पहले के नक्शे में जो बनाया जाता था उसमें पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता था, उसमें दिशा का निर्धारण भी नहीं होता था। इसीलिए देखोगे इसमें जब भारत का नक्शा, अगर हम किसी भी नक्शे को दीवार में टंगाते हैं तो उसमें ये होता है कि वह उस नक्शे का जो उत्तर दिशा होता है वो हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानचित्र के बारे में अध्ययन आपने किया होगा, तो उसमें आप देखे होंगे कि नक्शे का निर्धारण करने से पहले हम उसकी दिशाओं को पहले से ज्ञात करते हैं, उसमें पैमाने का उपयोग करते हैं, उसमें ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये चीज़ है। अब देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में नक्शे का उपयोग करना जरूरी है या नहीं है। तो हम बोलते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में नक्शे का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है। हर एक चीज़, अगर हम घर भी बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ में हम जैसे देखोगे भवन बनाने में नक्शे का उपयोग होता है। पहले के समय में युद्ध जब होते थे बहुत, तो उस समय युद्ध के समय में भी नक्शे का उपयोग करते थे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। उसी प्रकार से अभी कई सारी चीज़ों में हम नक्शे का उपयोग करते हैं ताकि उसकी सही जानकारी हमको मिल सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी के समय में हमको नक्शे का उपयोग करना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा है कि पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे भवन निर्माण के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में नक्शे का उपयोग होता है और करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।